Hello, guys, welcome to the first chapter of your English textbook Hornbill, The Portrait of a Lady. This particular story or a chapter is written by खुशवंत सिंह और यहाँ पर इन्होंने ये पोर्ट्रेट वर्ड का इस्तेमाल किया है। इस वर्ड का मतलब होता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन इन वर्ड्स। मतलब एक पोर्ट्रेट तो होता है, आप किसी की भी पिक्चर बना लीजिए, किसी की पेंटिंग बनाना, किसी की पिक्चर बनाना, उसको भी पोर्ट्रेट कहते हैं। मतलब उसको देख करके भी उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में और उसके बारे में पता लगता है। लेकिन ये सेम चीज़ें जब आप लिख करके बताते हैं, वर्ड्स में बताते हैं कि वो दिखने में कैसा था या दिखने में कैसी थी, उसके बारे में, तो इसको आप उसका एक पोर्ट्रेट बोल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। इस पर्टिकुलर चैप्टर में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में एक लेडी का पोर्ट्रेट दिया गया है और वो लेडी हैं ऑथर की ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years that I known her. यहाँ पर ऑथर स्टार्टिंग करता है अपने चैप्टर की और अपने पोर्ट्रेट की, जहाँ से स्टार्टिंग से ये कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो नॉर्मली हर किसी की ग्रैंड मदर की तरह ही दिखती थी। एक ओल्ड वुमेन थी। अ, उनके पूरे फेस पे रिंकल्स थे और वो करीब 20 साल से थे। इसका मतलब उनकी जो ग्रैंड मदर है उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी। People said that she had once have been a young and a pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो एक टाइम पर बहुत ही यंग और बहुत ही प्रिटी हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी थे, ऑफ कोर्स माय ग्रैंडफादर। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा बिलीव करने में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब जैसे कि वो ऑथर उनको देखता था, उनके चेहरे पे रिंकल हैं, वो ओल्ड एज की हैं, तो ये चीज़ को थोड़ा सा उनको बिलीव करने में मुश्किल थी कि उनके पास भी वो कभी भी यंग हुआ करती थी, वो कभी प्रिटी थी और उनके पास एक हस्बैंड भी था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wrote a big turban and a loose-fitted clothes. His long, white beard covered the best part of the chest, and he looked at least 100 years old. अपने ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट के बारे में बता रहा है ऑथर, और वो ऐसा कह रहा है कि जो उसके ग्रैंडफादर थे उसने उन्होंने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहन रखी है, लूज फिटेड क्लोथ्स हैं उनके, और उनके जो बियर्ड है, उनकी दाढ़ी जो है वो वाइट है, लॉन्ग है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट उनके चेस्ट का कवर कर रखा है और देखने में वो 100 ईयर्स से भी ज़्यादा और 100 ईयर्स के लगते हैं। He did not took the sort of a person who would have a wife or a children. He looked as if he could only have a lots and lots of a grandchildren. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. अपने दादाजी के एज को वो डिस्क्राइब करते हुए ऑथर कहता है कि यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके का उनका गेटअप लग रहा है, उनका लुक लग रहा है, वो ऐसा लगता है कि उनके बच्चे नहीं, उनकी बीवी नहीं, बल्कि उनके कई सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। मतलब बेसिकली उनके एज को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी एज इतनी ज़्यादा लगती है कि उनके केवल और केवल ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं। और जैसा कि चैप्टर में पहले बताया गया था कि वो ऑथर कहता है कि मेरी ग्रैंडमदर जो थी वो यंग एंड प्रिटी थी, तो ये थॉट उनको थोड़ा सा रिवोल्ट कर रहा था, मतलब अचंभित कर रहा था। शी often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जब मैं उनके साथ में खाली टाइम में बैठता था या उनके साथ में रहता था, एज अ ऑथर ये बोल रहा है ऑथर, तो वो मेरे को कुछ
अपने गेम्स बताया करती थी, जैसे कि उस टाइम अब जब वो छोटी थी, जो गेम्स वो खेला करती थी उनके बारे में बताती थी कि इस टाइप के गेम्स होते थे। लेकिन वो सुनने के बाद में ऑथरों को ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि यार ये कैसा गेम है, ये कौन सा गेम है। जैसे कि ऑब्वियसली अगर जो बेसिकली गर्ल्स के जो गेम्स होते हैं, एज अ चाइल्ड जब वो खेलती हैं, बड़े होने के बाद में अगर वो उस चीज़ पे मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है वो कौन कौन से गेम्स होते हैं। ऑथर को अजीब लगता था, लेकिन तब भी वो उनकी सारी बातें एकदम चुपचाप शांत और इंटरेस्ट लेकर के सुनता था। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. जो ग्रैंड मदर थी उनकी एज इतनी ज़्यादा थी कि उनके पूरे फेस पे रिंकल्स थे, जहाँ देखो पूरे फेस पर केवल रिंकल्स ही रिंकल्स। वो उनको देखने के बाद में बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे 20 साल से उनकी एज एक जगह रुक गई है। मतलब 20 साल से ही उनके पूरे फेस पे रिंकल्स थे। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। Her silver locks were scattered untightly over her pale puckered face, and her lips constantly moved in the inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of a pure white serenity, breathing peace and contentment. अकॉर्डिंग टू ऑथर, उनकी ग्रैंड मदर के जो हेयर्स थे वो सिल्वर कलर के थे, मतलब वाइट कलर के जैसे हो जाते हैं ओल्ड एज पे, जो कि ऐसे ही उनके चेहरे पर फैले रहते थे। उनके लिप्स जो थे वो लगातार, जैसे कि ओल्ड एज में आदत होती है कि नॉर्मली गॉड को याद करते रहते हैं, तो मतलब नॉर्मली आवाज़ सुनाई नहीं देती है, लेकिन बस जो लिप्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो ऐसे ही एक जैसे एक टाइप से माला जपते हैं। तो इस तरीके से जो ऑथर है उनको अपनी ग्रैंड मदर को देखा करता था कि वो कॉन्स्टेंटली अपने लिप्स जो है वो मूव कर रही हैं, लेकिन उनको आवाज़ नहीं आती थी। एंड ऑब्वियसली शी वॉज प्रेइंग। आगे वो ऑथर जो है अपने ग्रैंड मदर का जो पिक्चर है, ग्रैंड मदर के जो फेस है, उसको वो वाइट सेरेनिटी, मतलब एक तरीके से सर्दियों के टाइम पे जो सीनरीज होती हैं, सर्दियों की सीनरीज, उनसे कंपेयर करते हैं। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सर्दियों के मौसम को देख करके, सर्दियों की सीनरीज को देख करके मन में शांति मिलती है, सेम उसी तरह ही वो जब अपने ग्रैंड मदर का चेहरा देखा करते थे उनको वो शांति मिलती थी। My grandmother and I was good friend. My parents left me with her when they went to live in a city and we were constantly together. She used to wake up me in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer for a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. ऑथर के फादर और ऑथर के मदर, बेसिकली ऑथर के पेरेंट्स जो थे, वो उनको उनकी ग्रैंड मदर के पास काफ़ी टाइम पहले छोड़ कर चले जाते हैं सिटी में रहने के लिए। और तब से ऑथर और ग्रैंड मदर जो है वो दोनों साथ में रहते हैं। ऑथर की ग्रैंड मदर जो है वो उनको सुबह उठाया करती थी, उनका नाश्ता बनाया करती थी, उनको तैयार किया करती थी और उनसे बातें भी किया करती थी। लेकिन वो बातें ऑथर को बिल्कुल भी बोर नहीं लगती थी, वो उनकी सारी बातों को बड़े ध्यान से और बड़े प्रेम से सुनते थे। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with a yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in the bundle and hand it to me. ऑथर को तैयार करने के बाद ग्रैंड मदर जो है वो ऑथर के सामान को तैयार करती थी। ऑथर के वो सारी चीज़ें जो कि ऑथर को स्कूल ले जानी होती थी, जैसे चॉक, स्लेट,
इन सब चीज़ों को तैयार कर करके वो ऑथर को हैंड ओवर कर देती थी. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for a village dogs. तो ऑथर का नाश्ता हुआ करता था उस टाइम पे स्टेल चपाती, मतलब रात की रोटी, बासी रोटी, जिस पे थोड़ा सा बटर होता था और शुगर स्प्रेड करके वो खाया करते थे एज अ ब्रेकफास्ट. साथ ही साथ वो कुछ स्टेल चपाती को, कुछ बासी रोटी को वो अपने विलेज डॉग्स के लिए भी लेके जाते थे अपने साथ में. My grandmother always went to school with me because the school was attached to a temple. The priest taught us that the alphabet and the morning prayer, while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus. दादी डेली ऑथर को उनके स्कूल छोड़ने जाया करती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो बिल्कुल टेम्पल से सटा हुआ था, टेम्पल से अटैच था. वहाँ का जो पंडित था, द प्रीस्ट था, वो बच्चों को मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था, जबकि बच्चे जो थे वो रोज़ में बैठे होते थे, वरांडा में रोज़ में बैठते थे, जबकि दादी जो है वो अंदर बैठ करके धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और सारी प्रेयर्स ख़त्म हो जाने के बाद में जब हम लोग वापस घर की तरफ जाते थे, तब वहाँ पर हमारे जो डॉग्स थे, जो विलेज के डॉग्स थे, वो उन ऑथर का और ग्रैंड मदर का पीछा करते थे उनके घर तक, और आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि जो रोटीज़, जो चपातीज़ उन्होंने उनके लिए डाली थी, वो उस पर लड़ते लड़ते उनके पीछे तक उनको फॉलो करते हुए उनके घर तक पहुँच जाते हैं. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. All through, we shared the same room. My grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the country yard for a city house. जब ऑथर के पेरेंट्स कंफर्टेबली शहर में शिफ्ट होने के बाद में सेटल हो गए, तो उन्होंने दादी को और ऑथर को अपने पास बुला लिया, और यही उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था उन दोनों की. हालांकि वो वहाँ पर भी शहर में जाने के बाद भी सेम ही रूम में रहते थे, लेकिन अब ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी, क्योंकि जो ऑथर था वो एक इंग्लिश स्कूल में जाता था और उनको बस लेने आती थी. दूसरी बात, अब साथ में नहीं जाती थी, और दूसरी बात वहाँ पर डॉग्स भी नहीं थे जिनको वो विलेज में होकर के खाना खिलाया करती थी, रोटीज़ दिया करती थी. तो वहाँ पर कोई भी डॉग्स नहीं होते थे स्ट्रीट पे. तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने स्पैरोस को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready to school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और ऐसे टाइम बीतता चला गया. ऑथर और ग्रैंड मदर एक ही रूम में होते हुए एक दूसरे से कम मिलते थे. कभी कभी वो उनसे पूछ लेती थी कि टीचर ने उनको क्या पढ़ाया है स्कूल से आने के बाद में. तो वो उनको, I would tell her English words and the little things of a Western peace, Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round. This made her unhappy. She could not help me with this lesson. She could not believe in the things that talked in the English school, and was disagreed that there was no teaching about the God and the scriptures. जब दादी माँ उनसे पूछा करती थी कि क्या पढ़ाया स्कूल में, तो ऑथर उनको बता देता था कि इंग्लिश में ये चीज़ बताई, साइंस में ये बताया, वेस्टर्न साइंस, फिज़िक्स, आर्किमेड प्रिंसिपल. तो ये सब चीज़ें दादी सुनने के बाद में थोड़ी सी अनहैप्पी हो जाती थी कि अरे, स्कूल में कुछ भी धर्म से संबंधित नहीं सिखाया, भगवान से संबंधित नहीं दिखाया सिखाया, कुछ भी स्क्रिप्चर से संबंधित नहीं सिखाया. तो ये चीज़ दादी माँ को थोड़ा सा अनहैप्पी करती थी. One day I announced that we are being given music lessons. She was very disturbed to her music and lived association.
It was the monopoly of the harlots and the beggar, and not meant for the gentle folk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. एक दिन ग्रैंडमदर को ऑथर से पता लगा कि स्कूल में म्यूज़िक के लेसन्स दिए गए हैं। ये सुनने के बाद में दादी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। उनके हिसाब से म्यूज़िक जो है केवल और केवल बेगर्स के लिए, हार्लॉट्स के लिए, इन्हीं लोगों के लिए होता है। किसी अच्छे भले इंसान के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी दादी ने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला इस बारे में।